हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज हम पढ़ेंगे वाइड एग्रीमेंट्स को। वाइड एग्रीमेंट्स से रिलेटेड जो वीडियो है उसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सेक्शन 24, 25, 26 एंड 27 को देखा था। आज हम 28, 29, 30 एंड सेक्शन 56 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं मेरे चैनल की, और वहां पे उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो वीडियोस बनाई हैं हमने इससे पहले, वो भी सारी वीडियोस आपको एक्सेस हो जाएंगी। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे हमारा सेक्शन 28 से। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कि किसी को अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स का राइट परस्यू करने से रेस्ट्रेन करते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड बोला गया है। क्या कहा गया है? उन्होंने ये कहा कि एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट को वॉइड बोला गया है। सबसे पहला, विच रेस्ट्रिक्ट्स द पार्टीज फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर लीगल राइट्स एब्सोल्युटली, मतलब अगर आपको बिल्कुल ही रोक दिया गया कि आप अपने लीगल राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकते अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। सेकेंड, अगर एक एग्रीमेंट के थ्रू किसी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं, तो ऐसा भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई डिस्प्यूट है, उसके लिए आपके पास केस फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट में मान लीजिए 3 साल का समय दिया हुआ है, और आपने एग्रीमेंट कर लिया कि वो 3 साल की जगह समय आपके पास 1 साल रह जाएगा पार्टी के पास, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। उसके अलावा, एन एग्रीमेंट विच एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ एनी पार्टी, ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पार्टी के राइट को एक्सटिंग्विश ही कर देता है, तो वो भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। और चौथी बात है, एन एग्रीमेंट विच डिस्चार्जेस एनी पार्टी फ्रॉम लायबिलिटी, वो जो डिस्चार्ज कर देता है किसी पार्टी को लायबिलिटी से, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 28 के कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं हमारे यहाँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सेप्शन तो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और ये कहती हैं कि अगर हमारा कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है और उसको हम आर्बिट्रेशन से सुलटाएंगे, आर्बिट्रेशन से सही करेंगे, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे, हम नॉर्मल कोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग्स है वो परस्यू नहीं करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। सिमिलरली, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये बोला जाता है कि पास्ट में कोई डिस्प्यूट आया हुआ है, पास्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उसके लिए भी अगर हम रेमेडी चाहेंगे तो रेमेडी हम केवल आर्बिट्रेशन से ले सकते हैं, नॉर्मल लीगल प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा भी एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा। थर्ड जो एक्सेप्शन है वो इंसर्ट किया गया था बाय बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें ये कहा गया कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने एग्रीमेंट्स में लिमिटेशन पीरियड को लिमिट कर सकते हैं, मतलब 3 साल से कम लिमिटेशन वो लगा सकते हैं, लेकिन वो भी जो लिमिटेशन है वो लेस देन 1 ईयर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? लेस देन 1 ईयर। ओके, अगला है हमारे एग्रीमेंट्स अनमीनिंग एग्रीमेंट्स। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको पढ़ के, जिनके कंटेक्स्ट को पढ़ के, जिनके सबटेक्स्ट को पढ़ के हम यही नहीं समझ पाते हैं कि उस एग्रीमेंट का असल में मतलब क्या है, उस एग्रीमेंट का एंड क्या है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम अनमीनिंग एग्रीमेंट कहते हैं। कहने का मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये होती है किसी एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए कि इसके जो टर्म्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो एकदम क्लियर होने चाहिए, वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। और जो एग्रीमेंट्स जिनके मीनिंग को ही हम सर्टेन ना कर सकें, या ऐसे टर्म्स हैं जिनको केपेबल भी नहीं है वो सर्टेन कराने के, तो उन एग्रीमेंट्स को हम क्या कहेंगे? वाइड एग्रीमेंट। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कि ए है और बी है। ए ने बी से बोला कि हम तुमसे 100 माउंट्स ऑफ ऑयल खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस तरीके के ऑयल खरीदेंगे, और यहाँ पे बी जो है, बी 50 तरीके के ऑयल बेचता है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट वाइड होगा, बिकॉज इट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। उसके बाद अगले एग्रीमेंट्स आते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स जो वेजर पे बेस्ड होते हैं वो एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी में वेजरिंग एग्रीमेंट्स को डिफाइन किया गया था, और उसमें ये बोला गया था कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज वन जहां पे दो पर्सन अपोजिट व्यू प्रोफेस करते हैं टचिंग ऑन द इशू ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, और वो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि डिपेंडेंट अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इवेंट वन शेल पे सम टू अदर पर्सन। कहने का ये मतलब है कि 2 पर्सन है, ठीक है, इनके एक सर्टेन इवेंट को लेके, एक अनसर्टेन इवेंट को लेके अपोजिट व्यू है, और इनका ये कहना है कि इस इवेंट का जो भी परिणाम रहेगा, उस परिणाम के होने पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा देगी। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, और ऐसे एग्रीमेंट्स को
हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट्स बोला गया है। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं जनरली आप इनको अगर नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो इनको बोलेंगे कि जो सट्टे वाले एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स वेजरिंग एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। इसमें दोनों पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बल्कि केवल और केवल इंटरेस्ट इस बात में है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देयर इज नो रियल कंसिडरेशन फॉर मेकिंग द एग्रीमेंट। इफ the other party may win but cannot lose, it is not a wagering agreement। अगर ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे केवल एक पार्टी जीत ही सकती है और वो हार नहीं सकती है तो वो एग्रीमेंट वेजिंग एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और ऐसे एग्रीमेंट्स में जो केवल इंटरेस्ट होता है पार्टीज का वो जीतने या हारने पे होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में होता है। ओके, ना एसेंशियल्स ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले कि एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए और बी जो है आपस में शर्त लगाते हैं कि आज बरसात होगी या बरसात नहीं होगी। ए बी से कहता है बरसात होगी तो तुम मुझे पैसा दोगे, बी कहता है कि बरसात नहीं हुई तो तुम मुझे पैसा दोगे। तो बरसात होना ना होना क्या है? एक अनसर्टेन इवेंट है, और अगर हुई बरसात और नहीं हुई बरसात इसके डिटर्मिनेशन पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा दे रही है। दूसरा, पार्टीज मस्ट हैव म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। दोनों पार्टीज के म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए गेन के और लॉस होने के। अगर कोई भी पार्टी उनमें से जो पार्टी है उसमें का अगर लॉस का कोई चांस नहीं है, हार ही नहीं सकती वो पार्टी, तो ऐसा एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। उसके अलावा पार्टीज का कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग, और किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए ऑन द इवेंट। फॉर एग्जांपल जो बरसात वाला एग्जांपल दिया था उसमें बरसात कराने में दोनों पार्टीज में से किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा। एक्सेप्शंस क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट के? तो दो एक्सेप्शंस हैं। पहला है हॉर्स रेस। इसमें यह बोला गया है कि अगर हॉर्स रेस के लिए कोई सब्सक्राइब करता है, एग्रीमेंट करता है टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनी प्लेट प्राइज और सम ऑफ मनी, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। शर्त क्या है? वैल्यू 500 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरा है क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल के लिए भी अगर क्या कहते हैं एग्रीमेंट होता है तो वो भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्किल जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है और प्राइस जो है वो अवार्ड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ओके, तो क्रॉसवर्ड पजल हो गए और हॉर्स रेस हो गए, ये दो जो एग्रीमेंट्स हैं, ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये वेजिंग एग्रीमेंट्स के एक्सेप्शन हैं और ये जो एग्रीमेंट्स हैं वॉइड नहीं होते। लॉटरी जो होती है वो वेजर होती है, लेकिन क्रॉसवर्ड जो है वो वेजर नहीं होता है। क्रॉसवर्ड के आउटकम पे, क्रॉसवर्ड के जो गेम है उसके आउटकम पे दोनों पार्टीज का कंट्रोल होता है कि अगर कोई अच्छा खेलेगा तो वो जीत जाएगा, खराब खेलेगा तो नहीं जीतेगा। वेरएस लॉटरी में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, सारा का सारा खेल लक का होता है। लक अगर आपके साथ है तो आप जीत जाएंगे, लक अगर आपके साथ नहीं है तो आप हार जाएंगे। उसके बाद आखिरी आज का हमारा एग्रीमेंट है वो है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर दो लोग साथ में आते हैं और वो एग्रीमेंट करते हैं कि ऐसा काम करेंगे जो इनिशियली इम्पॉसिबल ही है, जो इनहेरेंटली इम्पॉसिबल है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को बोलेंगे हम सेक्शन 56 के अंदर कवर होंगे और ऐसे एग्रीमेंट को बोलेंगे एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। और ऐसे जो एक्ट्स होते हैं वो होते हैं वॉइड। ऐसे एक्ट्स को हम बोलते हैं वॉइड। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनोट्स दैट व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं रह जाएगा। अब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहली होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो इम्पॉसिबिलिटी होती है जहां पे शुरुआत से ही जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है। मतलब जब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही उस काम को करना इम्पॉसिबल था। ओके, जैसे ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, तो ऐसा एग्रीमेंट इनिशियली ही इम्पॉसिबल है और ये कवर्ड है, सिचुएशन कवर्ड है हमारे सेक्शन 56 पैरा सब क्लॉज पैरा 1 में। एक इम्पॉसिबिलिटी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यहां पे ये मतलब है कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय उस इवेंट को, उस चीज को कैरी आउट करना पॉसिबल था, उस एक्ट को कैरी आउट करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में लेटर ऑन कुछ ऐसे हालात बन गए कि अब उस इवेंट को कैरी आउट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात सेक्शन 56 पैरा 2 में दी हुई है और ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एक्ट वाज पॉसिबल टू परफॉर्म बट बिकॉज ऑफ certain supervening events the act subsequently became impossible। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन शादी होने से पहले ही ए जो है वो मैड हो गया, he was declared mad, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void हो गया।
यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखने वाली है कि जो इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए वो इम्पॉसिबिलिटी नेचुरल इवेंट्स के थ्रू होनी चाहिए या फिर ऐसे इवेंट्स के थ्रू होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में ना हो। इम्पॉसिबिलिटी आपकी खुद की एक्शंस के द्वारा क्रिएट नहीं होनी चाहिए, सेल्फ क्रिएटेड नहीं होनी चाहिए इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड जो इम्पॉसिबिलिटी होती है इट इज नो इम्पॉसिबिलिटी इन द आईज ऑफ लॉ। सेक्शन 56 पैरा 2 साफ साफ ये कहता है कि जो इवेंट हो वो ऐसा इवेंट हो जो प्रॉमिसर जो है प्रिवेंट ही नहीं कर सकता। ओके, दूसरी बात यहां पे ध्यान में रखने वाली है कि कमर्शियल हार्डशिप जो है वो कोई भी ग्राउंड नहीं होता है कि फ्रस्ट्रेशन को आप प्लीड कर सकें। आप कमर्शियल हार्डशिप को नहीं यहां पे प्लीड कर सकते हैं। जैसे केस था आलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्लेंटिफ जो है वो सप्लाई कर रहे थे घी फॉर आर्मी पर्सनल। प्लेंटिफ को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि वो आर्मी को घी सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई कर भी रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो रेट है वो इंक्रीज हो गए। प्लेंटिफ ने रिवीजन ऑफ रेट्स को माना लेकिन रिप्लाई नहीं मिला, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्लेंटिफ ने पेमेंट मांगा ऑन इनहैंस रेट, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल नहीं हुआ था, बस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था कि कमर्शियल हार्डशिप्स आ गई थी, अनलॉफुल नहीं हुआ था। इट ओनली बिकेम ओनरस, बर्डनसम हो गया था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे हम कॉन्ट्रैक्ट को ये कह सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया है। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए या सीज टू एग्जिस्ट कर जाए तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो सकता है। जैसे टेलर वर्सेस कार्डवेल, यहाँ पे ये हुआ था कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के साथ एग्री किया कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट अपना एक म्यूजिक हॉल यूज करने के लिए देगा, लेकिन कॉन्सर्ट शुरू ही हो पाता उससे पहले ये जो म्यूजिक हॉल है ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है। सेकेंड, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इनवैलिड करार दिया जा सकता है, वॉइड करार दिया जा सकता है। जैसे कि ए ने जो है एक शिप जो है वो चार्टर किया गया था टू लोड अ कार्गो, लेकिन जिस दिन पहले, एक दिन पहले जब वो अपने जगह पे पहुंच पाती शिप, अपने बर्थ पे पहुंच पाती शिप, क्या हुआ कि शिप में एक्सप्लोजन हो गया उसके ऑक्सिलरी बॉयलर में, और उसके बाद वो वॉयज को, जो जर्नी थी वो टेक प्लेस कर ही नहीं सकती थी वो शिप शेड्यूल टाइम पे, इसलिए जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। थर्ड, नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके कंटेम्पलेशन में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था लेकिन अब वो चूंकि अकर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वहां पे वॉइड हो गया। जैसे केस था क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट है उसने एक फ्लैट को हायर किया, क्यों हायर किया, क्योंकि उसकी खिड़की से कोरोनेशन इवेंट होने वाला था। कोरोनेशन इवेंट होता है मतलब राजा की ताजपोशी, वो इवेंट होने वाला था और उस विंडो से वो ताजपोशी को देख सकता था। लेकिन हुआ ये कि ताजपोशी से कुछ दिन पहले राजा की तबीयत खराब हो गई और ये जो कोरोनेशन सेरेमनी है इसको ही डिले कर दिया गया। तो चूंकि ये डिले हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया था वो इसी पर्पस के लिए किया गया था। अब जो कंटेम्पलेटेड इवेंट ही नहीं होने वाला है तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेट हो चुका है और प्लेंटिफ को जो है बाकी का रेंट रिकवर करने को नहीं मिला था। जो एडवांस पे कर दिया था क्रेल ने वो तो मिल गया था, लेकिन बाकी का जो है हेनरी को नहीं अलाउ किया गया था रिकवर करने के लिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी वॉइड। उसके बाद डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टी, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि पार्टीज खुद वो एक्ट परफॉर्म करें, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी जो है वो ए की पोर्ट्रेट बनाएगा। अब ये जो पोर्ट्रेट बनाने का काम है ये बी खुद ही कर सकता है, किसी और से नहीं करवा सकता, इसीलिए अगर यहाँ पे बी की डेथ हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, उसके बाद गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर कोई लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन होता है जो कि फॉरबिड कर देता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और मान लीजिए ए जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। अब जो पर्टिकुलर आइटम जो है ए इंपोर्ट करता था उस पे जो है गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो अब ए के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होंगे, मान लीजिए बी से हैं, सी से हैं, डी से हैं, जो कि इंडिया में, अब ये जो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है ये क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और ये
अल्टीमेटली वॉइड हो जाएंगे। लास्ट है इंटरवेंशन ऑफ वॉर। अब इंटरवेंशन ऑफ वॉर एक ऐसा ग्राउंड है जिसपे एब्सोल्यूट वॉइड नहीं हो जाता। एब्सोल्यूटली हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे काम बन ही नहीं सकता, जहां पे चीज हो ही नहीं सकती, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, तब तो वहां पे इंटरवेंशन ऑफ वॉर के ग्राउंड पे आप कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट करवा पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि केवल कठिन हुआ है काम को करना, केवल कठिन हुआ है अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, तो लॉ आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी ऑनर करेंगे, अपने ऑब्लिगेशंस को फिर भी पूरा करेंगे। If there are more than one ways of performing a contract and the work cuts off only one of them, the party is still bound to perform another way, howsoever inconvenient or expensive it might be. Okay, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन खत्म होता है। अब हम आज का आखिरी टॉपिक देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। दो तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स को तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली 2G में डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स ही नहीं करा सकता वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। सेक्शन 23 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताया जाता है कि ऐसे केसेस जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी अल्टीमेटली वॉइड ही होते हैं। अब देखिए, इलीगल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होता है। वॉइड एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसको लॉ एनफोर्स नहीं करा सकता। ओके, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो वो तो फॉरबिडन बाय लॉ हो गया एंड वो इलीगल एग्रीमेंट हो गया। वॉइड एग्रीमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो आपका कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, लेकिन स्टिल उसको आप एनफोर्स नहीं करा पाएंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशंस। तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो अल्टीमेटली तो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो इलीगल एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगली बार हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए, और जब हम आएंगे आपके पास तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके इन वीडियोस को अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।